हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो आज मैंने साइटोस्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल रखा है, और अगर इसमें से भी कुछ रह जाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कुछ आता भी है इससे। तो बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। चलो, अगर आपको अच्छे से CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो, पूरा कोर्स कंप्लीट हो, जितनी भी 13 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ अन अकेडमी पे जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा सर्च इंजन वाला। यहाँ पे आपको सर्च करना है CSI UGC नेट। जैसे आप सर्च कर लेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 6 मंथ्स का कोर्स चाहिए, 12 मंथ्स का चाहिए, 24 मंथ्स का चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर किसी ने जब ड्रॉप लिया है, तो वो 6 मंथ्स का कोर्स ले सकता है। अगर कोई बच्चा मास्टर्स के सेकेंड ईयर में अभी अभी आया है, तो उसके लिए 12 मंथ्स बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास्टर्स का कोर्स तो होगा ही होगा, क्योंकि उतना ही वैल्यू, जितनी यूनिट अगर हम यहाँ पढ़ाएंगे उतनी ही तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है। तो क्या होगा, इससे फायदा तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारा MSc का कोर्स भी अच्छे से हो जाएगा और तुम्हारा नेट भी क्लियर हो जाएगा अलॉन्ग विद द MSc। तो MSc होते होते तुम्हारा नेट क्लियर हो जाएगा क्लियर। 24 मंथ्स का वो ले सकते हैं जो भी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। और इस टाइम पे, जैसे कोरोना के टाइम पे तुम्हें पढ़ने का इतना अच्छे से मौका नहीं मिल रहा है टीचर से, तो तुम यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, जिससे तुम्हारी जितनी भी नॉलेज यहाँ पे मिस हो रही है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्मली जो पैसे जाते हैं वो 11,000 जाते हैं 1 साल के, ठीक है, 1 ईयर की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन आपको एक रेफरल कोड मिलेगा, ठीक है, आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है, विच इज कुमकुम 10। कुमकुम 10, इससे क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ मिलेगा और आपको क्लास कितने मिल जाएगी, 10,395 मिल जाएगी फॉर 1 ईयर। तो आपको 10% ऑफ अप्लाइड करना है कुमकुम 10 से, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जितने भी CSI UGC के कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी CSI UGC कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स उस पर पढ़ा रहे हैं, आपको सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप 10% ऑफ कुमकुम इंस्टेंट से डायरेक्टली इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। आप पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड कर लो, चाहे EMI कर लो, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है। नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है। आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, आप वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे पेटीएम हो गया, पेपल हो गया, ये सब यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपको CSI UGC नेट के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स के कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी एजुकेशन से, जो भी CSI से जुड़ा हुआ है, आपको सबके कोर्सेज अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और कोड जो यूज करना है वो करना है कुमकुम 10 फॉर गेटिंग अ 10% ऑफ। चलो, आज बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन की। पहले तो पता होना ही चाहिए साइटोस्केलेटन होता क्या है। देखो, साइटो एंड स्केलेटन मतलब क्या हुआ, जो हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शनल साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनलीज हैं, या फिर कुछ भी अगर हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसको स्केलेटन, उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो उसका स्केलेटन मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। Now, skeleton of a vertebrate is a familiar system consisting of hardened elements that support the soft tissues. तो ये किसके लिए होते हैं, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। ये साइटोस्केलेटन उसमें हेल्प करता है एंड प्ले अ की रोल इन मीडिएटिंग द बॉडीली मूवमेंट, और इसमें हेल्प करता है, बॉडीली मूवमेंट में भी हेल्प करता है। The cytoskeleton is composed of the three well-defined filamentous structure. First is microtubule, second is actin filament, and third is intermediate filament. तो ये तीन होते हैं साइटोस्केलेटन, जो हमारे हर इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, एंड थर्ड होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करने वाले हैं, सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल की बात करने वाले हैं, that together can form an elaborate, interactive and a dynamic network. चलो पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है। देखो, माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ऐसा ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब हो गया एक ऐसा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और माइक्रो मतलब छोटा सा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। सो द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो, ये हॉलो होते हैं, मतलब ये हॉलो होंगे, सॉलिड नहीं होंगे, दे आर हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर असेंबल्ड फ्रॉम प्रोटीन ट्यूबुलिन। तो जो प्रोटीन काम आता है, जो प्रोटीन काम आता है इन ट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए, वो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। दे आर फाउंड इन द साइटोस्केलेटन।
इन द माइटोटिक स्पिंडल, अगर मैं माइटोटिक स्पिंडल की बात करती हूँ वहां पे मिलेंगे, ये मुझे सेंट्रियोल में मिलेंगे, ये मुझे कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं? माइटोटिक स्पिंडल में, सेंट्रियोल्स में एंड कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। They function in a diverse activities such as support of the cell and movement of the materials between the cell body and axon of terminal of neurons। तो क्या करेंगे, ये इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सेल के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। अगर किसी भी सिग्नल को अगर सेल बॉडी से एक्सोन टर्मिनल में जाना है तो उसमें हेल्प करेगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो देखते हैं आगे। अब आता है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डिफरेंस में आ जाता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है या फिर उसके जो डायमीटर है वो कितना है। तो याद रखना है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर होता है, आउटर डायमीटर इज अबाउट 25 nm। कितना होता है ये वैल्यू याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है, 25 nm होता है। एंड अ वॉल थिकनेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 nm, इसको याद रखो नहीं रखो लेकिन उसको याद रखना है। एंड मे एक्सटेंड अक्रॉस द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द सेल, मतलब ये इतना बड़ा हो सकता है कि एक सेल के लेंथ और ब्रेथ को भी पूरा कवर कर सकता है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर का होता है। द वॉल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसकी हम बात कर चुके हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। अरेंज्ड इन अ लॉन्गिट्यूडनल रोज टर्म्ड एज अ प्रोटोफिलामेंट। देखो ये मेरी हो गई ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है, ये मेरी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हो गई। ये अब ऐसे अरेंज होती हैं, अब ये ऐसे अरेंज होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोटोफिलामेंट बन जाते हैं। और जो डायमीटर कितना होता है? 25 nm का होगा। Now, longitudinal rows termed as protofilament that are aligned parallel to the long axis of tubule। देखो एक दूसरे के पैरेलल अलाइन है, देखो एक दूसरे के पैरेलल अलाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। Microtubules are composed of a single type of globular protein called tubulin। कौन सी प्रोटीन होगी? ट्यूबुलिन, जो मैं बता चुकी हुई। ये कौन सी है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब तुम्हें पता होना चाहिए ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शरी है, सेकेंडरी है या फिर क्वाटनरी है, तो ये तुम खुद से पता करोगे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ग्लोबुलर प्रोटीन बताया है, इतना आइडिया दिया है, अब तुम खुद पता करो कि कौन सी प्रोटीन है ये। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द ट्यूबुलिन डायमर्स। अब इसमें बोला है जो माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, जो ट्यूबुलिन है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वो एक डायमर है जिसपे 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कितने साइज की है? 55 किलो डेल्टन की हैं। अगर तुम्हें ये साइज भी याद नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55 किलो डेल्टन की हैं, जिसमें एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। तो 2 ट्यूबुलेंस होती है, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। Microtubules are seen to consist of 13 प्रोटोफिलामेंट। कितने प्रोटोफिलामेंट? 13। मतलब क्या होंगे? ये 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे, 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे। तो जो 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं वो साथ में मिल जाते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन करते हैं। इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, देखो एक अल्फा ट्यूबुलिन हो गई और एक बीटा ट्यूबुलिन हो गई, तो इसको भूलना नहीं है। Non-covalent, this is very important, very important, non-covalent interaction between the adjacent protofilaments are found। क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा which type of interaction you can see in the protofilaments। तो कौन सा होगा? इन दोनों के बीच में जो है बहुत वीक बॉन्ड है, कौन सा है? नॉन कोवेलेंट है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं, बहुत वीक बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये याद रखना है। ये तुम्हारा प्रोटोफिलामेंट है जिसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर, और ये तुम्हारे पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट पाए जाएंगे और जिसमें अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेंस प्रोटीन होंगी। दे आर इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। देखो ये मेरी अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, ये अल्फा ये बीटा, तो ये ऐसे अरेंज होते हैं। और आई थिंक बस इतना ही बहुत है तुम लोग के, ज्यादा वो नहीं। Now, each protofilament is assembled from a dimeric building blocks consisting of one alpha tubulin and one beta tubulin। ये तुम्हें पता चल गया। Now, the two types of globular tubulin subunits have a similar 3-dimensional structure and fit tightly together। देखो कितने अच्छे से फिट कर गई हैं। जब किसी चीज को तुम्हें फिट करना है, जैसे मैं अगर इसको हाथ को फिट करना चाहूंगी तो ऐसे फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इनकी जो सिमेट्री है वो सेम है, जिसकी वजह से साथ में आके जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों जो प्रोटीन है इनका जो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है एंड दे फिट टुगेदर, ठीक है, जिसकी वजह से ये साथ साथ में जुड़ जाते हैं।
Now these tubulin dimers are organized in a linear array. Linear array में arranged होंगे along the length of each protofilament. देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये लीनियर वे में अरेंज हैं along the each of the protofilament और एक प्रोटोफिलामेंट बना रहे हैं. Now the protofilament is asymmetric with an alpha tubulin at one end and beta tubulin at another end. अगर तुम ऐसे बोलो कि मैं इसको काटूं या फिर इसको इधर से काटूं तो क्या तुम्हें इक्वली पार्ट डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा. तो मतलब क्या हुआ, ये एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है क्योंकि एक साइड पे मेरी अल्फा बाइंड करी हुई है, एक साइड पे बीटा बाइंड करी हुई है. वन एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज नोन एज प्लस एंड. एक जो एंड होता है उसको प्लस एंड बोलते हैं. एंड इज टर्मिनेटेड बाय द रो ऑफ बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट. The opposite end is the minus end which is terminated by the row of alpha tubulin subunit. तो ये वाला एंड जो है वो बीटा सब यूनिट पे खत्म हो रहा है, जो अल्फा सब यूनिट पे जो खत्म हो रहा है वो नेगेटिव वाला एंड है. अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव एंड होता है या फिर जो प्लस एंड होता है, इस पे क्या होता है, इस पे हमारे जितने भी प्रोटोफिलामेंट या फिर ट्यूबुलिन के जो प्रोटीन्स हैं वो आके बाइंड करती हैं और नेगेटिव से वो रिलीज होती जाती हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेड मिलिंग बोलते हैं. चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट. देखो ये हम पढ़ते हैं कि पूरा प्रोटोफिलामेंट बना कैसे. देखो इंडिविजुअल हमारे डायमर पड़े हुए थे, अल्फा बीटा सब यूनिट, ये सारे पड़े हुए थे. अब क्या हुआ, ये साथ साथ में जुड़ने लग गए. देखो 4 बन गए, 2 अल्फा मिल गए, 2 बीटा मिल गए, ये भी 2 अल्फा 2 बीटा ऐसे मिल गए. ये क्या बना दिया? ऑलिगोमर मतलब छोटा सा, जब हमारा डायमर कंबाइन हो जाते हैं उसको ऑलिगोमर बोलते हैं. अब क्या होगा, ये जो हमारे डायमर्स थे, ऑलिगोडायमर्स थे, ये एक साथ कंबाइन होंगे और जो नेगेटिव एंड और जो पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड पे तो आके जुड़ेंगे. देखो जुड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से निकलते जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल होगा. ये क्या होगा, ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल होगा. तो ये जुड़ना और ये निकलना, ये जुड़ना, ये निकलना, ये जुड़ना, इससे क्या होगा, मेरा जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो बैलेंस रहेगा. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स विद द सब यूनिट्स कमिंग ऑन एंड ऑफ. तो ऑन एंड ऑफ की प्रोसेस में क्या होगा, वो मेरा चीज मेंटेन रहेगी. तो देखो ये मेरी लेग फेज हो गई जहाँ पे हमारे सिर्फ इंडिविजुअली प्रेजेंट थे. इलोंगेशन फेज में क्या हुआ, जब ये मेरा प्रोटोफिलामेंट बनने लग गया. प्लेटिव फेज कब आएगा, जब अपने आप को वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है, वो ऑन और ऑफ की प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है, उस टाइम पे हम बोलेंगे प्लेटिव फेज आ चुका है. ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी तुम्हें. नाउ द स्ट्रक्चरल पोलैरिटी ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो प्लस और ये जो नेगेटिव वाली चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है in the growth of these structures and their ability to participate in directed mechanical activities. ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी इनको एक्टिविटी करनी है, अगर ये पोलैरिटी नहीं होगी तो ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे. तो पोलैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं तो. Now, both alpha and beta tubulins are encoded by the small families of related genes. अब हमें पूछा जाएगा कि अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन्स कौन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो इनको मतलब दे एनकोडेड बाय द स्मॉल फैमिलीज ऑफ द जीन्स. एक थर्ड टाइप की ट्यूबुलिन आती है जिसे बोलते हैं गामा ट्यूबुलिन. क्या बोलते हैं? गामा ट्यूबुलिन जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेंट्रोसोम में, where it plays a critical role in initiating a microtubule assembly. तो अगर क्वेश्चन आता है गामा ट्यूबुलिन कहाँ मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, सेंट्रोसोम में मिलेगी. ठीक है. Now, tubulin dimers can depolymerize as well as polymerize, and microtubules can undergo rapid cycle of assembly and disassembly. ये मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ कि देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ये मेरा प्रोटोफिलामेंट था, तो एक एंड अगर मेरे पॉजिटिव है, एक मेरा एंड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड में आके तो जुड़ेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ऐसे करके जुड़ेंगे. अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगी तो वो बाहर निकलेंगे. ठीक है, ऐसे करके बाहर निकलेंगे. तो ये क्या है, मेरा डीपॉलीमराइज एज वेल एज पॉलीमराइज या फिर असेंबली एंड डिसअसेंबली. ये मेरा डिसअसेंबली हो रहा है, यहाँ पे मेरा असेंबली हो रहा है. बोथ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन बाइंड जीटीपी. दोनों की दोनों जीटीपी से बाइंड कर सकते हैं, विच फंक्शन एनालॉगसली टू द एटीपी बाउंड इन एक्टिन. अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो ट्यूबुलिन डायमर्स हैं जो जीटीपी से बाइंड करते हैं वो किसके साथ एनालॉगसली फंक्शन कर रहे हैं.
वो कैसा कर रहे हैं, जैसे एक्टिन करता है एटीपी के साथ जब बाइंड होता है, वो वैसा वाला फंक्शन कर रहे हैं टू रेगुलेट द पॉलीमराइजेशन। नाउ the GTP bound to the beta tubulin, though not that bound to the alpha tubulin, is hydrolyzed to GTP during or shortly after polymerization. देखो ये मेरा हुआ कि ये मेरा था पॉजिटिव एंड, ये था मेरा नेगेटिव एंड, ठीक है। ये जो जीटीपी होता है ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, एडिशन के लिए। देखो एडिशन करवा रहा है, एडिशन के लिए। उसके बाद जब डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है, जब डीपॉलीमराइजेशन होता है तो क्या होता है, ये जीटीपी मेरा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरी जो यूनिट्स हैं उनको बाहर निकाल देगा, उनको बाहर निकाल देगा। जब मेरी सेल को पता चला कि नहीं मुझे अभी और चाहिए, तो ये जीडीपी जो होगा फिर जीटीपी में कन्वर्ट होगा और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करेगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करेगा, पॉलीमराइजेशन मतलब ज्यादा चीजें जुड़ रही हैं, ज्यादा चीजें जुड़ रही हैं। तो याद रखना है जो जीटीपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पॉलीमराइजेशन के लिए, और जो जीडीपी है वो रिस्पॉन्सिबल है डीपॉलीमराइजेशन के लिए। Now, the GTP hydrolysis weakens the binding affinity of the tubulin for adjacent molecules, thereby favoring depolymerization. इसमें बोला है कि जो GTP है वो मेरे जो बॉन्ड्स हैं, जो एफिनिटी है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की, उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगी, और दैट लीड्स टू द कॉजेज ऑफ डायनामिक बिहेवियर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल का डायनामिक बिहेवियर हो गया, मतलब वो बैठा नहीं है शांति से, उसको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लेके आता रहता है, चेंज लेके आता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायनामिक बिहेवियर, डायनामिक बिहेवियर। यहाँ पे जीटीपी अगर उसके पास होगा, अगर उसको लगेगा तो वो उसको ऐड करेगा, अगर मुझे डीपॉलीमराइजेशन करना है तो जीडीपी को एक्टिवेट करेगा और डीपॉलीमराइजेशन करा देगा। तो ये जो होता है एक डायनामिक प्रोसेस को मेंटेन रखता है माइक्रोट्यूब्यूल। Now, microtubules undergoing trade milling, इस प्रोसेस को ही ट्रेड मिलिंग बोलते हैं। A dynamic behavior in which the tubulin molecules bound to the GTP are continuously lost from the minus end. इसमें क्या बोला है, ये मेरा माइनस एंड था, जीडीपी की प्रेजेंस में कॉन्टिन्यूसली वो क्या करता है, अपनी जितनी भी हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनको क्या करता रहता है, लॉस्ट करता रहता है। एंड रिप्लेस्ड बाय, उनको रिप्लेस कैसे करेगा, जीटीपी एंड से, जहाँ पे वो क्या करेगा, उन सबको जोड़ता रहेगा, जोड़ता भी रहेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेड मिलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रेड मिलिंग, कि जब उसको निकालना है तो वो जीडीपी को एक्टिवेट करके डीपॉलीमराइजेशन करा देगा, और जब उसको जोड़ना है तो जीटीपी के हेल्प से पॉलीमराइजेशन करा देगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रेड मिलिंग। In microtubules, rapid GTP hydrolysis also result in the behavior known as dynamic instability. अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि मेरी जीटीपी जो है बहुत जल्दी जल्दी जीडीपी में कन्वर्ट हो रही है, तो जितनी मेरे को यूनिट ज्वाइन करवानी थी, जितना मेरे को पॉलीमराइजेशन करवाना था वो तो होगा नहीं, लेकिन डीपॉलीमराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी, इसकी वजह से मेरी डायनामिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब जो चीज़ मैं मेंटेन करके चल रही थी, जिस डायनामिक बिहेवियर को मैं मेंटेन करके चल रही थी, वो क्या हो गया, उल्टा सीधा हो गया। क्यों, क्योंकि जो जीटीपी थी वो मेरी जल्दी जल्दी जीडीपी में कन्वर्ट हो रही है। तो जो जीटीपी मेरा काम करी थी जोड़ने वाला, वो क्या करेगी, वो कम कर पाएगी, और निकालने वाला डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायनामिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इन विच इंडिविजुअल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑल्टरनेट बिटवीन साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड श्रिंकेज। तो जहाँ पे ग्रोथ और श्रिंकेज के बीच में साइकिल चलती रहती है। जब अगर हमारा जीडीपी ज्यादा बनेगा तो मेरा क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, और अगर जीटीपी ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो ये साइकिल जो है चलती रहती है। नाउ जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स आर एडेड मोर रैपिडली देन जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। इसने बोला है जो जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन होते हैं वो जल्दी ऐड करते हैं एज कंपेयर टू द जब जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है या फिर जीटीपी बन जाता है। Microtubules retain a GTP cap at its plus and a microtubules growth continues. ठीक है, देखो ये मेरा माइनस एंड हो गया, ये मेरा पॉजिटिव एंड हो गया। पॉजिटिव एंड पे क्या है, जीटीपी है, जो क्या कराएगा, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कराएगा। ये क्या करा है, एडिशन करा रहा है, ये एडिशन करा रहा है, जबकि ये क्या करा है, बाहर निकाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड मिलिंग। क्या बोलते हैं, ट्रेड मिलिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो ये मेरी ट्रेड मिलिंग थी, निकल रहा है, देखो ये पूरा मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को, चाहे चीजें निकल रही है चाहे जुड़ रही हैं, इसने क्या कर रखा है, अपने आप को मेंटेन कर रखा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेड मिलिंग, मतलब डायनामिक बिहेवियर शो कर रहा है। डायनामिक इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है
कि अगर मेरा पॉजिटिव एंड ज्यादा काम करने लग गया, अगर मेरा पॉजिटिव एंड ज्यादा काम करने लग गया और जो नेगेटिव था वो मेरा पॉज हो गया, ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, ठीक है, पहले इसे समझो। ये पॉजिटिव एंड ज्यादा काम करने लग गया, जो नेगेटिव था वो मेरा पॉज हो गया, तो क्या होगा, मेरी ग्रोथ होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा ये चीज बहुत बढ़ती जाएगी। अब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे कैटास्ट्रॉफे हो जाएगा और इसकी शॉर्टनिंग होने लग जाएगी। देखो, अगर एक बार मेरा पॉजिटिव बढ़ रहा है तो मतलब वो बहुत लेंथ ग्रोथ कर देगा, लेकिन अगर मेरा नेगेटिव बढ़ने लग गया तो वो क्या करेगा, ये शॉर्टनिंग कर देगा, ये शॉर्टनिंग कर देगा। तो ये जो चीजें हैं ये चलती रहती हैं बाय द साइकिल, ऐसे पूरा कंप्लीट होता रहता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आते हैं, तो ये तो ध्यान रखना है। एक होता है कॉल्सिजन, कॉल्सिजन एंड कॉल्सिमिड, ये दो ड्रग्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज्ड एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स दैट बाइंड ट्यूबलिन, ये ट्यूबलिन से बाइंड करेंगे, ये अल्फा या फिर बीटा से बाइंड करेंगे, एंड इनिबिट द माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, और जहाँ पे प्लस एंड पे जो हमारा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा था उसको क्या करेंगे, उसको कर देंगे इनिबिट। अगर मुझे ये बताओ, अगर उसको इनिबिट कर दिया तो क्या मेरा माइक्रोट्यूब्यूल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर मेरा माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बन पाएगा तो क्या मेरे स्पिंडल फाइबर्स बन पाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ये मैंने सेल साइकिल की क्लास में बताया था, आज भी डिस्कस करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये क्या करेंगे, विच इन टर्न ब्लॉक्स माइटोसिस, जिसकी वजह से हमारी माइटोसिस ब्लॉक हो जाएगी। अगर माइटोसिस ब्लॉक हो गई तो तुम्हारा सेल डिवीजन रुक गया, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल तुम कैसे सरवाइव करोगे फिर। तो ये जो कॉल्चिसिन होता है या फिर कॉल्सिमिड होता है, ये उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज के लिए, ये इनिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा हुआ है ना, इनिबिट माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, यही पेपर में सीधा लिख के आएगा, तो इसको याद रखना है। सेकेंड इज विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन are used to cancel chemotherapy because they selectively inhibit rapidly dividing cells। तो अगर क्वेश्चन आता है कॉल्चिसिन एंड विनक्रिस्टिन में क्या डिफरेंस है, तो मैं क्या बताना है, जो कॉल्चिसिन एंड कॉल्सिमिड है वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे और उसको इनिबिट करेंगे, लेकिन जो विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन है वो उन सेल्स के साथ बाइंड करेंगे, उन सेल्स की डिवीजन को रोकेंगे जो बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड कर रही हैं। तो ये कहाँ पे यूज आएगा, कैंसर में यूज आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है टेक्सोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोल क्या होता है, इट स्टेबलाइजेज माइक्रोट्यूब्यूल्स रेदर देन इनहिबिटिंग देयर असेंबली। ये क्या कर देता है, चीजों को स्टेबलाइज कर देता है। जैसे डायनेमिक बिहेवियर शो कर रहा था कि पॉजिटिव एंड से जुड़ रहा है, नेगेटिव एंड से जुड़ रहा है, ये सब चीज को रोक देगा, ये सिर्फ स्टेबलाइज कर देगा और इनिबिट नहीं करेगा किसी चीज को, बस ये सब चीजों को स्टेबलाइज कर देगा। अब इस स्टेबलाइजेशन का ऑल्सो ब्लॉक द सेल डिवीजन, क्यों, क्योंकि ना उसमें पॉजिटिव एंड जुड़ रहा है ना नेगेटिव निकल रहा है, तो क्या हुआ, स्टेबलाइज हो गया है। तो जो टेक्सोल है एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करता है, मतलब क्या होगा, एक जो भी सेल थी उसको वहीं के वहीं रोक देगा, ना उसका डिवीजन होने देगा ना उसको बेकार होने देगा। तो ये क्या काम किसका होता है, ये होता है टेक्सोल का। ये तीनों की तीनों ड्रग्स तुम्हें टिप्स में होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग्स, तो ये तुम्हें टिप्स में होने चाहिए। Now, most microtubules extend outward from the centrosome, which is located adjacent to the nucleus near the center of the interphase non-dividing cells। इसमें बोला है कि जो बहुत सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, देखो ये अगर मेरा सेंट्रोजोम है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ठीक है, जस्ट इंटरफेस के। मैं इसको एक बार पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ, डोंट वरी। During mitosis, the microtubule similarly extend outward from the duplicated centrosome to form a mitotic spindle, which is responsible for the separation and distribution of chromosome to daughter cells। तो तुम्हें पता होगा कि जो मेरे सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, ये मेरे क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं, ये मेरे क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। देखो ऐसे होता है ना, जब मैं एनाफेज की बात करती हूँ तो ऐसे होता है। तो ये जो क्रोमोसोम को मेरे सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हो रहा है, ये मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हो रहा है। The centrosome thus plays a key role in determining the intracellular organization of the microtubules। देखो, centrosome is known to function as a microtubule organizing center, that is MTOC, microtubules organizing center, MTOC, in which a minus end
ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एंकर्ड। देखो मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा समझा रही हूँ। देखो ये मेरा सेंट्रोमियर था, ये मेरा सेंट्रोमियर था, ठीक है, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर था। यहाँ पे मेरा कौन आके बाइंड करता है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर बाइंड करेगा, काइनेटोकोर आके बाइंड करेगा। अब क्या होता है, देखो ये नेगेटिव एंड और ये क्या है, पॉजिटिव एंड। अब मुझे बताओ ये नेगेटिव एंड आ कहाँ से रहा है, ये नेगेटिव एंड आ रहा है तुम्हारे सेंट्रोसोम से, सेंट्रोसोम से। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, यहाँ पे सेंट्रोसोम होगा जहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहा है। और देखो क्योंकि नेगेटिव एंड पे तो जुड़ेगा नहीं, तो पॉजिटिव एंड पे जुड़ते जुड़ते वो पूरा माइक्रोट्यूब्यूल का पूरा प्रोटोफिलामेंट बनाया था, देखो बन गया। बनने के बाद ये जाके सीधा का सीधा मेरे काइनेटोकोर से बाइंड करेगा बाय थ्रू अ NDC-AT, NDC-AT के थ्रू बाइंड करेगा। और क्या करेगा, इसमें डाइनिन प्रोटीन भी होती है, डीपॉलीमरेज भी होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरे क्रोमोसोम से होंगे उस पे, देखो अगर ये मेरा क्रोमोसोम है, अगर किसी ने वो वाली क्लास नहीं ली है तो आई थिंक उसको वो वाली क्लास लेनी चाहिए। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे क्या होता है, काइनेटोकोर होता है, जहाँ पे ये मेरे स्पिंडल फाइबर्स जो सेंट्रोसोम से निकल रहे थे, ये सेंट्रोसोम हो गया, ये जो सेंट्रोसोम से निकल रहे थे वो यहाँ पे आके सीधा बाइंड करेंगे, ठीक है, ये बाइंड करेंगे। ये क्या हो गया, मेरा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। अब ये जो होता है, ये होता है मेरा नेगेटिव एंड जहाँ से निकल रहा है। उसके बाद ये होता है पॉजिटिव एंड, क्यों, क्योंकि इसमें हमारी मॉलिक्यूल्स को जुड़ना होगा, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स आके जुड़ती हैं और पूरा जो स्टैंड होता है उसको बना देती हैं। देखो अब पढ़ो फिर, देखो माइनस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, ये समझ में आया माइनस एंड कहाँ पे होगा। It serve as a initiation site for the assembly of the microtubules which then grow outward from the centrosome towards the periphery of the cell। ये समझ में आया कि अगर ये मेरा सेंट्रोसोम है, अगर ये मेरा सेंट्रोसोम है तो ये कहाँ होगा, इट इज स्टार्टिंग कहाँ से होगा, नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेंगे ये, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे। और कुछ ऐसे भी मूव करते हैं, ऐसे भी मूव करते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं। This can be clearly visualized in a cell that have been treated with the Coulcimate। अगर मैं कॉल्सिमिट से एक बार ट्रीटमेंट करके देखूंगी तो मुझे इजीली पता चलेगा कि कहाँ पे असेंबली हो रही है, कहाँ पे डिसअसेंबली हो रही है। तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है कॉल्सिमिट ड्रग। Microtubules grow by addition of the tubulin to the plus end which extend outward from the centrosome towards the periphery। देखो ये तो नेगेटिव एंड था, ये पॉजिटिव एंड था, तो यहाँ पे क्या होंगे, नए नए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बाइंड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा और वैल्यूज जुड़ती जाएंगी। एंड द रोल ऑफ सेंट्रोसोम इज टू इनिशिएट द माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोथ, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन क्या आता है, किसी किसी बच्चे को यही नहीं पता कि मैम सेंट्रोसोम होता क्या है। देखो सेंट्रोसोम क्या होता है, इज मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स कंटेन अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। देखो ये पेयर है सेंट्रियोल्स का, 1 एंड 2, दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर ओरिएंटेड है, परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड है सेंट्रियोल्स। और उसके बाद क्या होता है, दे आर सराउंडेड बाय द एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये क्या है, ये मेरा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है जिससे ये बाइंड है। देखो ये पूरा पेरीसेंट्रियल मटेरियल है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं सेंट्रोसोम, इस पूरे को बोलते हैं सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम में से माइक्रोट्यूब्यूल, देखो ये रे माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहे हैं, ठीक है, ये होता है मेरा सेंट्रोसोम। So centrioles are the cylindrical structures based on 9 triplet of the microtubule। तो ये जो सेंट्रियोल है मेरा, ये जो सेंट्रियोल है मेरा, इसमें क्या होते हैं, 9 ट्रिपलेट होते हैं, 9 ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है। आई थिंक तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए जब मैं सीलिया की बात कर रही हूँ, जब मैं फ्लैजिला की बात कर रही हूँ और जब मैं सेंट्रियोल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इनके जो मूवमेंट हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं उसके वजह से मूवमेंट होते हैं। या थी मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझा दूंगी अच्छे से। तो बस अभी इतना याद रखो कि जब दो सेंट्रियोल साथ में परपेंडिकुलरली आएंगे और जो पेरीसेंट्रियोल मटेरियल है उसको कवर कर लेंगे, उसको आके उस पूरे जो मटेरियल जो बन जाएगा उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। और सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्यों, क्योंकि उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये तुम्हें समझ में आया। अब आते हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे नहीं लगता, बट ठीक है फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अगर बाई चांस कुछ एग्जाम से आ जाता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट डायनामिक इनस्टेबिलिटी मोस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स वुड बी फ्रीक्वेंटली डिसअसेंबल्ड विद इन द सेल्स।
The dynamic behavior can, however, can be modified by the interaction of microtubules with microtubule associated proteins. इसका मतलब हुआ कि हमें पता है कि अगर एक भी माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर डायनामिक इनस्टेबिलिटी होती है, ये फ्रीक्वेंटली डिसेंबल्ड होते रहते हैं विद इन द सेल्स। तो इस जो डायनामिक बिहेवियर है उसको एक मॉडिफाइड अगर हमें करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम मैप्स के थ्रू कर सकते हैं, हम मैप्स के थ्रू कर सकते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स स्टेबलाइजेज अ माइक्रोट्यूब्यूल, कुछ ऐसी प्रोटीन होती है इनमें जो स्टेबलाइज करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को बाय कैपिंग देयर एंड्स, उनके एंड्स को कैप करने के बाद में। जबकि कुछ ऐसी एमएपीज होती हैं जो डिसअसेंबल भी करती हैं, तो कुछ ऐसी होंगी जो असेंबल भी करेंगे, कुछ ऐसी होंगी डिसअसेंबल भी करेंगे, either by severing them by increasing the rate of tubular depolymerization at their ends. Now, several maps are plus end tracking proteins. बहुत सारी जो मैप्स होती हैं वो प्लस एंड ट्रैकिंग प्रोटीन्स होती हैं which bind to the tubulin GTP and help in growing the microtubules toward the specific cellular function. इसमें क्या बोला कि बहुत सारी जो मैप्स होती हैं वो पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड होती हैं। पॉजिटिव एंड होगी मतलब जीटीपी होगी, जीटीपी होगी मतलब पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारे नेगेटिव एंड होती हैं, जो माइनस एंड पे जाके बाइंड करवाती हैं और जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस करा के डीपॉलीमराइज भी करवाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक होती है मैप 1, एक होती है मैप 2, एक होती है टाउ, ये इंपॉर्टेंट है बस, टाउ विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूरोनल सेल्स, एंड एक होती है मैप 4। ये जो प्रेजेंट होती है सारी की सारी नॉन न्यूरोनल वर्टिब्रेट्स में होती है, लेकिन जो टाउ होती है वो मेरा न्यूरोनल सेल्स में मिलती है। देखो ये जैसे ये मेरी हो गई प्रोटोफिलामेंट्स हो गई, ये मैप 2 आएंगे, इनको रेगुलेट कर देंगे। देखो इनका कैप कर दिया मतलब इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन कर दी, ना डीपोलिमराइजेशन होने दे रही है ना पॉलीमराइजेशन होने दे रही है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। Tau proteins has been extensively studied because it is a main component of characteristic lesions in the brain of Alzheimer's patient. The activity of MAP is regulated. तो जो tau प्रोटीन होती है एक तो न्यूरोनल होती है, अगर ये मेरे ब्रेन में बाइंड कर जाएं, अगर मेरे ब्रेन के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे आके बाइंड कर जाएं, तो ये क्या कर सकते हैं, लिजाइन फॉर्मेशन कर सकते हैं इन द ब्रेन ऑफ द अल्जाइमर्स पेशेंट। तो जो अल्जाइमर के पेशेंट है वहाँ पे लिजाइन जो फॉर्मेशन करती हैं वो टाउ प्रोटीन्स होती हैं। A good example of the role of stable microtubules in determining the cell polarity is provided by the nerve cells. हम देख सकते हैं कि जैसे मेरा क्या हो गया, देखो ये मेरा क्या था, समझ लो इसको ऐसे, ठीक है। अच्छा बहुत गंदा बनाया इन्हों, ये मेरी सेल बॉडी हो गई, ये मेरा एक्सोन हो गया, ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट हो गए, ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट हो गए। अब तुम्हें पता है कि जो डेंड्राइट होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, लेने के बाद सेल बॉडी से वो जाता है, सीधा ट्रांसफर होता है एक्सोन के पास में। तो तुम देख रहे हो एक पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड पे जो चीजें आ रही हैं, तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन को शो कर रहा है कि कैसे पोलैरिटी के बेसिस पे ही हमारा जो सिग्नल है वो डेंड्राइट से एक्सोन पे आ रहा है। तो इसमें भी ये हेल्प करता है। देखो अब आती है कुछ माइक्रोट्यूब्यूल मोटर्स एंड मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। Microtubules are responsible for variety of the cell movement including a intracellular transport. This is very important, ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं क्या, बहुत सारे सेल मूवमेंट कराते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कराएंगे, पोजिशनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, वेसिकल्स एंड ऑर्गेनेलीज एंड द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम एट माइटोसिस एंड द बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या करा रहा है, सेल मूवमेंट को भी करा रहा है, वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करा रहा है, पोजिशनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन वेसिकल्स करा रहा है, ऑर्गेनेलिस को भी पोजीशन कर रहा है, और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम भी कर रहा है, और बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला भी करा रहा है। अब इस चीज में बहुत सारी मोटर प्रोटीन, मोटर जैसे घर में तुम मोटर चलाते हो, जब उसको एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगी, तुम्हारा काम कर देगी अच्छे से, वैसे ही इसमें कुछ मोटर प्रोटीन्स होती हैं जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके हिसाब से वो काम करती रहती हैं। एक होती है काइनेसिन्स और एक होती है डायनेंस। ये जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स के लिए। अब काइनेसिन्स एंड डायनेसिन की बात करें, द प्रोटोटाइप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स मोटर प्रोटीन मूव along the microtubules in opposite direction. Most kinesins towards the plus and adenines moves towards the minus end. इसका मतलब हुआ कि बहुत सारी जो काइनेसिन होती हैं वो पॉजिटिव एंड की ओर मूव करती हैं, जबकि बहुत सारी जो डायनिन होती है वो नेगेटिव की। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन है यहाँ पे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी काइनेसिन पॉजिटिव होंगी, नहीं, मोस्ट ऑफ द काइनेसिन टुवर्ड्स द प्लस एंड और डायनिन जो होंगी माइनस एंड। देखो ये होती है मेरी काइनेसिन, ये दो हेड रीजन हो गए, देखो ये दो हेड रीजन हो गए, ये इनकी हैवी चेन्स हो गई और ये हो गई लाइट चेन्स, ये फ्लेक्सिबल हिंज हो गया, ये कौन सी है, काइनेसिन है, काइनेसिन है। डायनिन की बात करते हैं, देखो हैवी चेन का देखो कितना बड़ा सर है इसका, ठीक है, कितना बड़ा सर है, ये हेड रीजन हो गया, ये इंटरमीडिएट और लाइट चेन्स हो गई और ये मेरा हैवी चेन हो गए, ठीक है, ये होता है मेरा डायनिन, ये कौन सा है, डायनिन है। चलो पहले काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं। काइनेसिन क्या होती हैं, कैन बी ग्रुप्ड इनटू द ब्रॉड सुपर फैमिलीज काइनेसिन्स एंड डायनिन। काइनेसिन्स एंड डायनिन्स मूव अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब क्या होता है, कुछ काइनेसिन्स रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं जो 14 डिफरेंट फैमिलीज में आती हैं, तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, इतना डीप में नहीं पढ़ना है, हमें कुछ कुछ पता होना चाहिए। Each kinesin one molecule is a tetramer constructing from the two identical heavy chains and two identical light chains। ये मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ, दो हेवी चेन्स है ये रही और दो लाइट चेन्स है, तो मतलब टेट्रामर है ये। Now a kinesin molecule has a several parts including a pair of globular heads, इनके पास globular heads हैं, that bind a microtubule and act as a ATP hydrolyzing force generating engines। तो ये जो मेरे हेड रीजन है, ये मेरे ATP फोर्स, ये जनरेटिंग इंजन्स हैं, ये हेड रीजन्स में ATP जनरेट होता है। Now, the amino terminal globular head domains of the heavy chains are the motor domains of the microtubules. They bind to the microtubules and ATP, the hydrolysis of which provide the energy required for the movement। देखो ये जो हेड रीजन होंगे ये मेरे माइक्रोट्यूब्यूल से भी बाइंड करेंगे और जो एटीपी से भी बाइंड करेंगे। जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो मूवमेंट कराएंगे। देखो कैसे कराएंगे, ये मेरा काइनेसिन हो गया, ये वाला काइनेसिन हो गया, ये मेरे हेड रीजन्स हो गए। इनमें क्या होता है, एटीपी का भी डोमेन होता है, तो ये क्या करती है, पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड होती है। देखो पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड होती है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगी, तो जैसे एटीपी एडीपी होता है वैसे ही इसका मूवमेंट कराती है, आगे मूवमेंट कराएंगी। द काइनेसिन 1 is used in such a assay the motor protein move along the microtubules toward the plus end। अगर मैं काइनेसिन 1 की बात कर रही हूँ तो पॉजिटिव एंड की ओर डायरेक्टेड होंगे, therefore said to be plus end directed microtubular proteins। A single kinesin molecules move along the single protofilament of a microtubule at a velocity proportional to the ATP concentration। जो सिंगल काइनेसिन होगी मॉलिक्यूल वो सिंगल प्रोटोफिलामेंट पे मूव करेगी और किसके प्रोपोर्शनल होगी, जितना तुम्हें एटीपी कॉन्सेंट्रेशन दोगे उतना ही वो मूव करेगी। The movement of kinesin molecules both in vitro and in vivo is highly processive, move along a individual microtubules for a considerable distance। वन स्मॉल फैमिली जिसको बोलते हैं काइनेसिन 14, ये मैं तुम्हें पहले करा चुकी हूँ सारी चीजें। काइनेसिन 14 जो होती है उसमें क्या होता है, एक एनसीडी प्रोटीन होती है, एक एनसीडी प्रोटीन होती है जो ड्रोसोफिला में होगी। ये जो होती है काइनेसिन 14 माइनस एंड डायरेक्टेड होती हैं, माइनस एंड डायरेक्टेड होंगी, ठीक है, ये याद रखना है। देखो अगर मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो ये मेरी काइनेसिन 14 है, ये किधर मूव करने की कोशिश करी है, माइनस एंड की ओर मूव करने की कोशिश करी है। ये मेरी काइनेसिन 5 थी, ये कहाँ मूव करने की कोशिश करी है, पॉजिटिव एंड पे मूव करने की कोशिश कर रही है। अब काइनेसिन 4 और 10 थी मेरी, कहाँ मूव करने की कोशिश करी है, पॉजिटिव की ओर कर रही है। अब ये मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ लेकिन आज भी बता रही हूँ। देखो ये मेरा सेंट्रोसोम हो गया, अब क्या होता है कि नेगेटिव होता है और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल एंड वाला होता है पॉजिटिव होता है। ये दूसरा वाला भी आएगा, यहाँ पे दूसरा वाला भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। अब कैसे सेपरेशन कैसे होता है, सेपरेशन कैसे होता है, ये काइनेसिन 14 क्या ट्राई करेगी कि मैं नेगेटिव एंड पे जाऊं, मैं नेगेटिव एंड पे जाऊं, लेकिन जो मेरा डायनिन होगा या फिर और भी मतलब ये जो काइनेसिन होगा ये इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। एक जो नेगेटिव एंड है वो अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव वाला अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, ट्रेडमिलिंग वाली प्रोसेस होगी और धीरे 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 ऐसे करके ये एक अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ये मैं पूरा समझा चुकी हूँ जब मैंने सेल साइकिल पढ़ाया था, आई थिंक सेल साइकिल पार्ट 2 में पढ़ाया है मैंने ये, तो वहां पे जाके देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और फैमिली आते हैं जिसे बोलते हैं काइनेसिन 13। काइनेसिन 13 ये भी क्या होती है, आर द प्रोटीन्स आर इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट कराएंगे ही नहीं, ना पॉजिटिव एंड की ओर ना नेगेटिव एंड की ओर, मूवमेंट कराएंगे नहीं। सो the KRP of this group bind to either end of the microtubule and bring about its depolymerization rather than moving along its length। सिर्फ ये depolymerization का काम करेंगी, मूवमेंट नहीं कराएंगी, मूव करेंगी ही नहीं।
सो द मेंबर ऑफ अ काइनेसिन सुपर फैमिली टेंड टू मूव वेसिकल्स, ये वेसिकल्स को मूव कराते हैं, ऑर्गेनेलीज को मूव कराते हैं, जैसे पेरोक्सिसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तुम्हें पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह शांति से नहीं बैठता है, इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं साइटोप्लाज्मिक डाइनिन प्रोटीन्स पे। अब ये जो डाइनिन है एक ह्यूज प्रोटीन है, कंपोज ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, ये दिखा चुकी हूँ मैं, एक इंटरमीडिएट चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। डाइनिन का जो हेड है ये भी हमारा क्या है, फोर्स जनरेटिंग इंजन है, जैसे कि हमारा काइनेसिन का हेड था। ठीक है, एज अ माइनस एंड डायरेक्टेड माइक्रोट्यूब्यूल मोटर, ये क्या है, माइनस एंड डायरेक्टेड है। ठीक है, माइनस एंड डायरेक्टेड है, and with the role in positioning of centrosome and Golgi complex and moving organelles। तो इन सबका काम क्या है, चाहे डाइनिन हो या फिर काइनेसिन हो, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका मूवमेंट कराएंगे, इन वेसिकल्स का मूवमेंट कराएंगे थ्रू द साइटोप्लाज्म। In nerve cell, the cytoplasm dynein has been implicated in the retrograde movement of membranous organelles। अगर मैं नर्व सेल की बात करती हूँ तो जो डाइनिन है वो, देखो नर्व सेल हो गई, नर्व सेल में जो डाइनिन है वो रेट्रोग्रेड मूवमेंट कराती है ऑर्गेनेल्स का। रेट्रोग्रेड मतलब वापस से, मतलब जैसे अगर मुझे ए से बी पे जाना था, ए से बी पे जाना था, तो ये डाइनिन क्या करती है नर्व सेल्स में, इसको बी से ए में फिर वापस से पहुंचा देती है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मूवमेंट। अगर लेकिन मैं बात करती हूँ किसकी, एंटेरोग्रेड मूवमेंट कराती है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूंगी, माइक्रोट्यूब्यूल में एंटेरोग्रेड कराएगी, मतलब आगे वाला कराएगी, और नर्व सेल्स में रेट्रोग्रेड वाला कराएगी। In fibroblast and other neuronal cells, the cytoplasmic dynein is thought to transport membranous organelles from peripheral location towards the center of the cell। I think ये समझ गया है बहुत बार। डाइनिन ड्रिवन कार्गो इंक्लूड्स एंडोसोम, लाइसोसोम या डिराइव्ड वेसिकल, मतलब जितने भी वेसिकल्स हैं इनका मूवमेंट कराने में हेल्प करती है ये। इन शॉर्ट ये है। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द इंटरफेस द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ अ प्लांट सेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ये मेरा इंटरफेस था, ये मेरा इंटरफेस था, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं, देखो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। ये कब हो रहा है, जब मेरा इंटरफेस है। सो ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द इंटरफेस द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ अ प्लांट सेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सेंट्रियल को मेरे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है। As a cell approaches mitosis, approaches मतलब माइटोसिस की ओर चल रही है, माइटोसिस में पहुंची नहीं है। Microtubule disappear from the most of the cortex, leaving only a single transverse band called preprophase band। उसके बाद क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक प्री प्रोफेज बैंड छोड़ देंगे। अब अगर जब साइकिल चली जाती है माइटोसिस में, तब ये क्या होता है, ये जो प्री प्रोफेज बैंड होते हैं ये लॉस्ट हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल दोबारा से रीअपियर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। देखो ये माइटोटिक सेल हो गई जहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल के फॉर्म में फिर से अराइज हो गई, ये माइटोटिक स्पिंडल हो गए हमारे। ठीक है, ये कब आया, जब माइटोटिक फेज आया। आफ्टर द क्रोमोसोम हैव बीन सेपरेटेड, कब होंगे, एनाफेज में। द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर्स, फिर से डिसअपियर हो जाएंगे, क्यों, टीलोफेज आने वाली है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय द बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड अ फ्रेगमोप्लास्ट which plays a role in the formation of cell wall that separate the two daughter cell। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे एनाफेज आई, एनाफेज में हमारा क्रोमोसोम अलग हो गए, अलग होने के बाद क्या बनता है, टीलोफेज बन जाती है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल डिसअपियर हो जाते हैं और एक फ्रेगमोब्लास्ट के, एक फ्रेगमोप्लास्ट के फॉर्म में दिखते हैं, जहाँ पे सेल डिवीजन कराते हैं, जहाँ पे सेल का डिवीजन करा देंगे और एक सेल से 2 सेल बनाने में हेल्प करेंगे। देखो ये मेरी इंटरफेस सेल थी। अब ये जो मेरा सेंट्रोसोम है देखो कितना इसके पास में है, इसके कितना पास में है, कोई डिवीजन नहीं हो रखा है, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ सेंट्रोसोम का, कब हुआ है, ये मेरा जब हुआ है जब मेरी इंटरफेस चल रही है, इंटरफेस में ही मेरा डिवीजन हो गया, लेकिन कहाँ पे, ये न्यूक्लियस के पास में ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ द सेंट्रोसोम एंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मतलब मैं कहाँ आ गई, प्रोफेज में आ गई। अब क्वेश्चन एक आया हुआ था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें क्या पूछा था, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो हमारे इंटरफेज में बन जाते हैं, नहीं, इंटरफेज में हमारे स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रोसोम है और इसने फाइबर्स निकाले हुए हैं, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बने। जब हमारे प्रोफेज आती है तब ये धीरे धीरे देखो ये यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस से अलग पेरिफेरी पे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो मेटाफेज में आए,
मेटाफेज में आते आते देखो ये दोनों साइड में आके मूव कर गए, साइड में आके मूव कर गए। उसके बाद इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स निकाले। यहाँ से देखो ये मेरे स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ पे कितना होता है नेगेटिव एंड, और यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव एंड। जो भी ग्रो कर रहे हैं वो पॉजिटिव एंड होंगे। ये होता है मेरा पूरा प्रोसेस अगर मैं किसी सेल साइकिल की बात करती हूँ तो। Microtubule array present in the interphase cells, disassembles and free tubulin subunits are reassembled to form a mitotic spindles. तो ये कब हो रहा है? ये मेरे मेटाफेज या फिर प्रोफेज में हो रहा है। Now, which is responsible for separation of daughter chromosome, जो कहाँ पे होगा? एनाफेज में होगा। The restructuring of the microtubule cytoskeleton is directed by the duplication of centrosome. डुप्लीकेशन होगा सेंट्रोसोम का, कहाँ पे हो रहा था? उसमें हो रहा था, इंटरफेस में हो रहा था। उसके बाद टू फॉर्म अ टू सेपरेट माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, अपोजिट पोल्स पे फिर बन जाएगा। कहाँ पे? प्रोफेज में आके अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देंगे, मेटाफेज पे चले जाएंगे पूरा का पूरा। The centrioles and other component of the centrosome are duplicated in interphase cell. This is very important. Interphase में आके वो duplicate हो जाते हैं, but they remain together on one side of the nucleus until the beginning of mitosis. Mitosis से पहले तक, मतलब ये साथ में न्यूक्लियस के पास में ही रहेंगे। Then the two centrosomes have then separated and moved to the opposite sides of the nucleus and forming a two poles of the mitotic spindles. अब आता है कि आई थिंक ये वाली प्रोसेस समझ में आई होगी तुम्हें कि कैसे प्रोफेज में क्या था और मेटाफेज में कैसे आगे मूव कर गए। मूव करने के बाद इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बना दिए। अगर मैं बात करती हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये 4 टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें जो 3 होते हैं वो तुम्हारे माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। एक होता है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल which is attached to the condensed chromosome of the mitotic cells at the centromeres, which are associated with the specific proteins to form a kinetochore. देखो ये जो मेरा काइनेटोकोर, देखो ये रहा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये रहा, ये जो मेरे क्रोमोसोम से बाइंड करा हुआ है, क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड से बाइंड करा हुआ है उसको बोलेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ये मैं तुम्हें पूरा दिखा चुकी हूँ काइनेटोकोर कैसे बाइंड करता है सेंट्रोमियर से आके। तो ये क्या है? ये जो मेरे क्रोमेटिड से बाइंड करेगा उसको बोलेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। सेकेंड आता है क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल विच कनेक्ट टू द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम वाया क्रोमोकाइनेसिन, जो क्रोमोसोम के एंड से कनेक्ट होगा। देखो ये है मेरा क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल जो मेरे क्रोमोसोम के एंड से कनेक्ट होगा। देखो ये मेरे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, देखो ये बिल्कुल एंड पे जा रहा है। एंड पे जो कनेक्ट होगा वो होगा क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल। कौन सा होगा? क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट इज पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब जो स्टेबलाइज करेगा, आर स्टेबलाइज बाय ओवरलैपिंग बाय ईच अदर इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ है? देखो ये रहा, ये मेरे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो एक दूसरे की पोलैरिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो एक दूसरे के, देखो ये एक दूसरे की पोलैरिटी मेंटेन कर रहे हैं, किसको कहाँ मूव करना है, ये होते हैं हमारे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर आते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल क्या होते हैं? extend outward from the centrosome to the cell's periphery and have freely exposed to the plus end। देखो कुछ नहीं है, जो भी हमारे इधर उधर भागे पड़े हैं ना, इधर साइड पीछे वाली साइड में, ये सारे एस्ट्रल होते हैं, सारे एस्ट्रल होते हैं पॉजिटिव, मैंने किसी से बाइंड नहीं करना है, बस इन चीजों को मेंटेन करके रखना है। ये होते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। आई होप ये तुम्हें चारों समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना भी। अब आते हैं क्रोमोसोम का मूवमेंट। At the beginning of the mitosis, the duplicated chromosome attached to the kinetochore and chromosomal microtubules and align on the metaphasic plate equidistant from the two spindle poles। ये तो तुम्हें समझ में आता है कि जैसे ये मेरा ये माइक्रोट्यूब्यूल प्लेट थी, यहाँ पे मेरा क्या हो गया? सेंट्रोसोम हो गया, इसने ऐसे करके बाइंड करा हुआ है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ने बाइंड करा हुआ है इसके सेंट्रोमियर पे। Now, this alignment of the chromosome is mediated by the rapid growth of kinetochore microtubule, capture of the kinetochore by plus and tracking proteins। देखो ये मेरा नेगेटिव एंड होती है, पॉजिटिव एंड होती है। देखो जो पहले मेरी, जैसे ये मैं मानती हूँ, अगर जैसे समझो ये मेरा सेंट्रोसोम था, इसने पहले ये नेगेटिव एंड था, ये पॉजिटिव एंड था, मेरे क्रोमोसोम यहाँ थे, ठीक है, ये मेरे क्रोमोसोम यहाँ था। अब क्या करेगा वो? धीरे 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 धीरे, देखो यहाँ पे क्या करेगा? अपनी ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐड करता रहेगा, धीरे 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 बढ़ेगा 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 और जाके यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। तो ये ऐसे ट्रैकिंग प्रोटीन्स होती हैं जिसके थ्रू यहाँ पे आ जाता है, बाइंड कर जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें, जितना भी तुम्हें माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ रहा है थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये मैं सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रोसोम का जो भी वो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक माइक्रोफिलम वो कर लेंगे,
इंटरमीडिएट फिलामेंट कर लेंगे या फिर एक्टिन फिलामेंट कर लेंगे। आई थिंक एक्टिन फिलामेंट सही रहेगा क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट के सिर्फ फंक्शन इंपॉर्टेंट है और तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ सब यूनिट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पॉलीमर कौन से हैं? जीटीपी, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होंगी जो जीटीपी से बाइंड रहती हैं। दीज आर हेटेरोडाइमर। सेकेंड इज प्रिफरेंशियल साइट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड है, वहीं पे आके जुड़ेगा। कौन सा होता है? बीटा ट्यूबुलिन जो होता है पॉजिटिव एंड पे होता है और जो अल्फा होता है वो हमारा नेगेटिव एंड पे होता है। पोलैरिटी होती है, यस, बिना पोलैरिटी के तो काम ही नहीं होगा। अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन सी होगी? जीटीपीएस। अब बच्चों को अगर ये नहीं पता कि जीटीपीएस क्या काम करती है तो देखो, जो जीटीपी हमारा ट्रेड बिलिंग कर रहा था, मैंने तुम्हें बताया था ये जीडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? जीडीपी में। तो किसकी वजह से होगा? जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। जीटीपीएस एक्टिविटी क्या करती है? जो मेरी जीटीपी होता है उसको जीडीपी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये वाली एक्टिविटी होती है इन लोगों के पास। दिस इज वेरी ट्रू। मोटर प्रोटीन कौन सी है? काइनेसिन एंड डायनेंस है। मेजर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन्स कौन सी है? मैप्स। स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्टिफ होगा, हॉलो होगा, इन एक्सटेंसिबल ट्यूब होगा, ये बता चुकी हूँ। 25 नैनोमीटर डायमीटर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ऑल यूकैरियोट्स। अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, नहीं, अगर ऑल ऑफ द यूकैरियोट्स आएगा तो वहां पे भी तुम्हें सही लगाना है। प्राइमरी फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट तो करना ही करना है। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट बता दिया मैंने। सेल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया मैंने। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा? स्पिंडल फाइबर्स के मूवमेंट करा रहा है, मेरे सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, मेरी सेल साइकिल में हेल्प कर रहा है। सब सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत था और आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी क्वेश्चन आने वाले थे मैंने तुम्हें वहां से बता दिया है। अब क्या करना है? अगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, आपको 13 यूनिट्स कंप्लीट करनी है जल्दी से जल्दी, जितना टाइम आने से पहले, जो नवंबर वाला एग्जाम आने वाला है उससे पहले, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद CSI UGC नेट सर्च करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का, जैसे माना मैंने ये चूज कर लिया। चूज करने के बाद मुझसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, रेफरल कोड, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिलेगा। आपको उसमें क्या अप्लाई करना है? कुमकुम 10। तो जितने भी CSI UGC नेट की जितनी भी कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर करना है प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट करोगे 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। डेबिट कार्ड, EMI, UPI कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपको क्या कोड अप्लाई करना है? कुमकुम 10 अप्लाई करना है। कुमकुम 10 अप्लाई करना है फॉर गेटिंग अ 10% ऑफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।